हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और इस वीडियो से पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया है यूट्यूब पर, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो परमाणु है, एटम है, वो किस तरीके से खोजा गया, किस तरीके से वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और हमें परमाणुओं के बारे में बताया। ओके, सो हमने कुछ परमाणु की थ्योरी देखी थी, मॉडल्स देखे थे, उनमें से 3-4 मॉडल्स हमने समझा था। सो अगर आपको परमाणु मॉडल के बारे में जानना है तो हमारे चैनल पे जा करके आप विजिट कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एटम खोज लिया गया, जो परमाणु जो है खोज लिया गया। सो जब उस परमाणु को खोजा गया तो आगे और भी उत्सुकता जागी और भी जिज्ञासा रही वैज्ञानिकों में कि अगर कोई परमाणु है तो क्या उसके अंदर और भी कुछ अवयवी कण हैं। तो ये जानने के लिए हमारे सामने बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किया और हमने बोर्ड पे कुछ मेंशन किया हुआ है उसके बारे में। सो वैज्ञानिकों के द्वारा पता लगा लिया गया कि क्या परमाणु का कोई मूलभूत कण और भी होते हैं। तो जी हाँ, परमाणु के मूलभूत कणों के रूप में हम पहले से जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं किसी भी एटम के अंदर पाए जाते हैं। ओके, सो इसकी खोज कैसे हुई होगी? सडनली तो ये किसी के द्वारा खोजा नहीं गया होगा या किसी ने नहीं बताया गया होगा। सो इसके लिए क्या किया गया होगा? एक बेसिक जो है एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे, कुछ तो थॉट्स लगाए गए होंगे जिससे कि इन अवयवी कणों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई। ओके, सो सबसे पहले जो होता है एक फंडामेंटल पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जानना स्टार्ट करते हैं, राइट। सो अभी देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे खोजा गया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने की और जिन्होंने की परमाणु के मॉडल भी सजेस्ट किए थे और उन्हीं के द्वारा आगे स्टडी की गई, वहां जाके रुके नहीं वो। और जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई एज ए कैथोड रेस। ठीक है, कैथोड रेस के रूप में इलेक्ट्रॉन को जाना। और उसी दौरान जो स्टोनी नाम के वैज्ञानिक थे, ठीक है, कौन से वैज्ञानिक? स्टोनी नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने उस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, राइट। सो इसके बारे में जानते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसा रहा होगा, जे थॉमसन जी ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया। तो सबसे पहले उन्होंने, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक हमारे पास ट्यूब दिख रही है। ये ट्यूब पूरी ग्लास ट्यूब है। ओके, ये ट्यूब एक कांच की ट्यूब है जिसमें वैक्यूम करने का एक मैकेनिज्म भी दिया गया है। ओके, जैसे कि कोई भी मटेरियल, कोई भी ट्यूब लेते हैं हम, सो वहां एयर मिक्सचर होता है, एयर का मिक्सचर होता है, बहुत सारी एयर्स होती हैं। सो यहाँ पर एक मैकेनिज्म ऐसी अपनाई गई जिससे कि इस ग्लास को वैक्यूम किया जा सके, निर्वात किया जा सके, वहां की सारी वायु को हटा दी गई। ओके, और जे थॉमसन ने उस ट्यूब में ऑक्सीजन नाम की गैस जो होती है वो इनपुट किया। ओके, एंट्री कराई उसकी ऑक्सीजन की। उस दौरान उन्होंने 2 कैथोड और एनोड की व्यवस्था की यहाँ पर। तो इस पार्ट को एनोड नाम दिया गया और इस पार्ट को कैथोड जो होता है नाम दिया गया। और इस तरीके से इसको हाई वोल्टेज कनेक्शन से कंबाइन किया गया। हाई वोल्टेज जो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, उससे कंबाइन किया गया, राइट। अब यहाँ पर जब हाई वोल्टेज से इसका स्विच ऑन किया गया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो कैथोड है, जो हमारा निगेटिव जो टर्मिनल है, ओके, वहां से कुछ ऐसी चीजें निकल कर आई जिसे उन्होंने ऑब्जर्व किया। चूंकि ये जो यहां से रेस निकलती हुई पता चली, बाद में क्या निकला, इसका डिसीजन जो क्या था, ये निष्कर्ष जो था वो क्या निकला कि यहां से एक रेस के रूप में किरणें जो हैं वो निकल कर आ रही हैं। ओके, और उसका पता लगाने के लिए उन्होंने यहाँ जिंक सल्फाइड की एक परत चढ़ाई, ZnS, जिंक सल्फाइड की एक परत चढ़ाई, जो कि फ्लोरोसेंस का काम करता है, वो चमकने का काम करता है जब उस पर कोई रेस टकराती हैं तो, राइट। सो आगे जाकर के उन्होंने एक और काम किया। क्या काम किया कि जो कैथोड था, सॉरी एनोड जो था, उसमें छोटे छोटे पोर्स, छिद्र बना दिए गए। परफोरल एनोड था ये, ठीक है, परफोरल एनोड था, छिद्रित एनोड था, जिससे कि रेस टकराने के बाद में आर पार हो गई और ये इस जिंक सल्फाइड से टकराने के बाद ये जिंक सल्फाइड चमक उठता है। तो इससे इस रेस की जानकारी आपको मिलती है। ओके, इस रेस की जानकारी जे थॉमसन जी को मिली कि कोई रेस निकल कर आ रही है यहाँ से और वो जिंक सल्फाइड पे टकरा रही है इस एनोड को पास आउट करके।
तो ये फ्लोरोसेंस हो जाता है, उसमें चमक सी होती है उत्पन्न वहां पर, ठीक है। सो उनको इस रेस के बारे में जानकारी मिली। अब दूसरी बात आती है कि रेस की प्रॉपर्टीज क्या होती होंगी, उसको जानने के लिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ एक प्लेट लगा दी, ठीक है, यहाँ एक प्लेट लगा दी। तो ये प्लेट भी डिस्टर्ब हुई बिकॉज इसके पास अपना खुद का द्रव्यमान होता था। इन जो रेस थी, जो पार्टिकल यहाँ से जा रहे थे, उनका एक द्रव्यमान था। यहाँ पैडल लगा दिया, यहाँ क्या लगा दिया, प्लेट नहीं पैडल लगाया, तो ये पैडल यहाँ पे मूव ऑन करने लगा, घूमने लगा। ओके, जब कोई चीजों को हम किसी चक्र के ऊपर टकराते हैं तो चक्र घूमने लगता है ना, तो उसी तरीके के पैडल लगाया था, उससे घूमने लगा था। ओके, तो इस तरीके से उनके द्रव्यमान के बारे में भी वहां पर जानकारी मिली। दूसरी बात, यहाँ कुछ दो चीजें करी उन्होंने इस तरीके से, ये धनावेशित हिस्सा और एक ऋणावेशित हिस्सा यहाँ पे अप्लाई किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये जो कैथोड रेस है ना, इस तरीके से मूव करके इधर की ओर जा रही है, इधर की ओर जा रही है, इधर की ओर जा रही है। इससे ये पता चला कि उनके पास नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज आपको पता है कि कोई भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है वो पॉजिटिव पार्ट की ओर अट्रैक्ट होता है। सो इसी तरीके से ये अट्रैक्ट हो रहे थे, तो इससे पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही है, रख रही है। ओके, सो इस तरीके से आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से कैथोड रेस की यहाँ पर डिस्कवरी हो चुकी थी, और इन्हीं को बाद में इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना गया, राइट। तो इस तरीके का ये छोटा सा एक प्रयोग था, छोटा सा तो नहीं कह सकते हम, बहुत इसमें बहुत काम किया गया होगा। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन की जानकारी बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपको मिलती है, राइट। सो इसके बाद में अब इलेक्ट्रॉन जो खोजा गया, तो क्या इसके बारे में और भी जानकारी जुटाई गई होगी? तो बिल्कुल ही यहाँ पर इसके चार्ज के बारे में पता लगाया गया, इसके ऊपर मास क्या होता है ये लगाया गया, और इनके इलेक्ट्रॉन और मास का जो रेशियो होता है वो कैसा होता होगा आगे अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया। तो चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको ऑयल ड्रॉप मेथड से बताया गया मूल्यांकन के द्वारा। ओके, ऑयल ड्रॉप मेथड जो था वो उसके द्वारा ऑयल ड्रॉप ऑयल ड्रॉप मेथड जो थी उसके द्वारा उनके इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ढूंढा गया कि इलेक्ट्रॉन जो पर्टिकुलर पार्टिकल है उसके ऊपर कितना चार्ज होता होगा। इसकी जानकारी किसने दी? मूल्यांकन ने दी। किसने दी? मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन नाम के जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने, स्पेलिंग थोड़ी मिसमैच हो सकती है बट नाम उनका मूल्यांकन है। ओके, सो स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे हम। तो उन्होंने ऑयल ड्रॉप मेथड जो अपनाया, उसके माध्यम से उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना वो कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन जो होता है एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, निगेटिव चार्ज कैरी करता है। ओके, सो उसका जो इलेक्ट्रॉन की जो आवेश जो है, चार्ज है, उसकी क्वांटिटी कितनी होती है? वो होती है 1.1.6022 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। कितनी होती है? 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, जिसका चार्ज जो है, आवेश जिसको हम कहते हैं, वो इसके आवेश की मात्रा इतनी होती है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम इन शॉर्ट 1.6 इंटू 10⁻19 भी लिखते हैं, ठीक है। ओके ना, और ये सी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोग को याद रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, राइट। अब ये मेथड क्या थी, ऑयल ड्रॉप मेथड, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कैरी करेंगे, या तो फिर देखते हैं, अगर जब कभी टाइम मिला उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। अगली बात, जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर मास देखा गया। मास कैसे देखा गया कि वो यहाँ जो आ रहे हैं पैडल है उसको वो मूव ऑन करा देता है, घुमा देता है, ठीक है। तो उसका मास भी होता होगा, ओके ना। तो इसका मास होता है, मास की बात करें तो कोई भी किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा ना, वो कितना भार कैरी करता है ना, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम एक ओवर राउंड फिगर में अगर देखें तो 9.1, कितना? 9.1। एक इधर आगे संख्या है बट मैं भी ओवरऑल लिख रहा हूं, अगर आप लिखना चाहे तो 1094 भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम इसका भार है, मास है, ठीक है। इसका जो मास है वो कितना है? 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ओके, इस तरीके से इसका मास होता है। ओके, तो आप ध्यान से इसको नोट करते जाइएगा, मास और इसको चार्ज, ठीक है।
ये चार्ज है इसका, राइट। सो ये दोनों चीजें आप बहुत ही इत्मीनान से नोट करिएगा। 2 मिनट का टाइम लेकर के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको कॉपी में अपने पास नोट करते चलिएगा। मैं जब पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरे जितने भी सारे स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, कृपया आप जब भी वीडियो देख रहे हो एक कॉपी पेन लेकर बैठें, प्रॉपर नोट बनाइए, जिससे आपकी आगे की स्टडीज आसान हो जाएंगी। ओके, सो टेक ए स्क्रीनशॉट। सो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और इस तरीके से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई वो जे थॉमसन जी के द्वारा हुई और उन्होंने बहुत सारी चीजें रिवील करी, बहुत सारी चीजें हमारे सामने लेकर आए। ओके, सो अब वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और एक नेक्स्ट पार्टिकल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम होगा, क्या नाम होगा? प्रोटॉन। क्या नाम होगा? प्रोटॉन। ओके, सो इस तरीके से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और डिस्कशन में करना चाहूंगा जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के बारे में। ओके, सो कैथोड रेज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या विशेषता होती है, उसको देखते हैं जरा। तो ये सबसे पहली बात तो ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। कैसी रेखा में गमन करती हैं? सीधी। जैसे कि आपने डायग्राम में प्रीवियसली देखा है कि जो रेखाएं होती हैं वो सीधी दिख रही थी और वो एक किरणों को व्यक्त कर रही हैं। और दूसरी बात, जो किरणें होती है सीधी सीधी रेखा में गमन करती हैं और इनमें दूसरा है प्रॉपर्टी कि इनविजिबल होती है, अदृश्य होती हैं, लेकिन उनका एहसास हम करते हैं किसके माध्यम से? जिंक सल्फाइड के माध्यम से, कि हाँ कोई एक किरण है जो कि आ रही है, सीधी रेखा में आ रही है और उन छिद्रों को पार कर करके जिंक सल्फाइड से टकरा रही है और जिंक सल्फाइड वहां पर चमक उठता है। ओके, सो अदृश्यता का प्रमाण आपको मिल जाता है कि ये है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही, राइट। नेक्स्ट है मैकेनिकल इफेक्ट। ये प्रभाव दिखाती है, जो यांत्रिक प्रभाव है वो दिखाती है। यांत्रिक प्रभाव कैसे दिखाती है कि उनके रास्ते में अगर कोई पैडल रख दिया जाता है तो वो उसको घुमा देती है, उनमें द्रव्यमान होता है, वो यांत्रिक प्रभाव वहां पर उनके द्वारा देखा जाता है। ओके, और अगला जो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र होता है, वहां वो विक्षेपित होती हैं। अगर कोई धनावेशित या ऋणावेशित कण वहां जो क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कराया जाता है तो उस दिशा में वो विक्षेपित हो जाती हैं। ओके, इस तरीके से आपने देखा कि ये कैथोड रेज जो है किस तरीके की प्रॉपर्टी शो करती है, राइट। सो अब जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिया है, तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम प्रोटॉन के बारे में अब स्टडी करेंगे, राइट। सो प्रोटॉन जो होते हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे कि प्रोटॉन होते क्या हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। सो प्रोटॉन होते क्या हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और किस तरीके से इसके लिए भी कुछ प्रयोग किए गए या डायरेक्टली उनकी खोज कर दी गई, ये सब सारी चीजें हम इस आगे के पोर्शन में कवर करने वाले हैं। सो बने रहिए वीडियो में और देखते हैं ये प्रोटॉन जो है वो क्या है। ओके, सो हम बात करते हैं प्रोटॉन की, राइट। प्रोटॉन, सो प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन की तरह ही एक इसका मूलभूत कण होता है। और हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो कहाँ पाए जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर की कक्षाओं में घूमते हैं। ओके, बाहर की कक्षा, जो दीर्घवृत्तीय कक्षाएं होती हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो प्रोटॉन होता है ना, वो प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है? तत्व के जो नाभिक होता है ना, नाभिक वाले एरिया में प्रोटॉन की स्थिति बताई गई है, राइट। सो प्रोटॉन जो होता है न्यूट्रॉन के साथ में पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज युक्त होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जो नाभिक के अंदर जो होता है न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन प्रोटॉन की जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, इसीलिए पूरा न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो देखते हैं इसकी खोज किसने की थी, ठीक है। तो इसकी खोज की थी, डिस्कवरी जो थी वो गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने। ओके, ई गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। अब बात आती है खोज कैसे हुई होगी प्रोटॉन की ना। एक बात आती है खोज प्रोटॉन की कैसे दिमाग में आया कि प्रोटॉन नाम की कोई चीज भी होती होगी। सो बहुत ही ऑब्वियस थिंग है कि जब इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली गई, देखिए इलेक्ट्रॉन कैसा था? निगेटिवली चार्ज था। जब इलेक्ट्रॉन की खोज की गई तो देखिए अब एक बहुत चीज सामने थी पहले से कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिवली चार्ज है
और दूसरी बात करें तो कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी जो एटम होता है उसका एलिमेंट का, वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, कैसा होता है, ये पहले से पता थी चीजें कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, सॉरी कोई भी जो एटम होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, राइट। सो जब न्यूट्रल होता है और एक पार्टिकल ऑलरेडी खोज लिया गया, ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया गया, तो एक ऐसी कोई चीज तो होगी जो उस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके एटम को न्यूट्रल कर देती होगी। तो वो कौन सी चीज रही होगी, प्रोटॉन रही होगी, राइट। सो प्रोटॉन की डिस्कवरी भी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी करने के लिए ई गोल्डस्टीन ने क्या किया, जो जे थॉमसन का जो कैथोड रेस वाला जो एक्सपेरिमेंट था ना, जस्ट उसको अपोजिट किया। ओके, क्या किया, जस्ट उसको अपोजिट किया। और उसमें क्या किया गया, तो मैं ज्यादा पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप समझ लीजिए कि वो जो एक्सपेरिमेंट था वो कैसा किया गया, अपोजिट किया गया। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन इधर लाया करते हैं, इधर ऑर्बिटल्स में घूमते रहते हैं, बाहर। कहाँ घूमते रहते हैं, बाहर। प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो कोई भी चीज जो बाहर घूम रही है उसको रिमूव करना, इसका रिमूवल कैसा है, इजी था। कैसा था, इजी था। तो उसमें हाई वोल्टेज दे करके काम चल गया। कोई भी गैस जो होती है उसको आयोनाइज करने के लिए हाई वोल्टेज का यूज किया जाता है। और जो जे थॉमसन का जो मॉडल था, जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें ऑक्सीजन गैस यूज की गई थी। अगर ऑक्सीजन के जगह में बहुत अच्छा हाई वोल्टेज रहता तो दूसरी गैसेस को भी आयोनाइज किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन को सुटेबल माना होगा और ऑक्सीजन यूज किया, राइट। सो दूसरी बात अब करेंगे प्रोटॉन के जो आयोनाइजेशन के दौरान प्रोटॉन को रिमूवल करने के लिए, तो इसमें वेरी हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी। क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी, वेरी हाई वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा, वेरी हाई वोल्टेज। ओके, तो ध्यान रखेंगे वेरी हाई वोल्टेज की इसमें रिक्वायरमेंट रही। ओके, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट जस्ट अपोजिट किया। उस दौरान उन्होंने भी इस तरीके से एनोड रेस प्राप्त की। अब रेस कहां से निकल रही होंगी, एनोड से। ओके, और वो एनोड रेस भी इनविजिबल थी, उनको देखा नहीं जा सकता था। और वहां पर जो उनका वे था, रास्ता जो था वो पॉजिटिव टू निगेटिव की ओर था, इसीलिए उनको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल माना गया और उनको एनोड रेस कहा गया। क्या रेस कहा गया होगा, एनोड रेस। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा इसको आपके नोट्स के तरीके से भी बाद में देख सकते हैं। सो इसको क्या कहा गया, एनोड रेस। क्या कहा गया होगा, एनोड रेस, ठीक है। तो एनोड रेस और कैथोड रेस लगभग सिमिलर थी, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी कैसी रही होगी, उनकी प्रॉपर्टी कैसी रही होगी, ऑब्वियसली बहुत ही अपोजिट रही होगी एक दूसरे के, बिकॉज दोनों के पास कैसा चार्ज है, अपोजिट चार्ज है। सो इसीलिए उनकी प्रॉपर्टी भी अपोजिट रही होगी। ओके, सो यहाँ पर अपोजिट था। ओके, उसमें ये भी मैग्नेटिक और जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो उससे भी वो भी रिफ्लेक्ट होती थी, लेकिन जस्ट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, कैथोड रेस के अपोजिट, राइट। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओके, और इन जो रेस थी उनको क्या नाम दिया गया, एनोड रेस। क्या नाम दिया गया, एनोड रेस या पॉजिटिव रेस भी इनको कहा गया। ओके, अब इन्होंने 1836 में की थी। कब की थी, 1836 में ये खोज की थी, ठीक है। और इनके ऊपर जो चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी चार्ज था, तो प्रोटॉन के ऊपर भी ऑब्वियसली कोई चार्ज होगा। और इनका चार्ज बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज रहा सेम प्रोटॉन के पास भी वैसे ही चार्ज था, लेकिन चार्ज भी कैसा था, ऑपोजिट चार्ज था। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने लिखा था ना 1.6022, ठीक है। क्या नाम था, चार्ज क्या था इनके पास, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 पॉजिटिव चार्ज था। कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी चीजें, ठीक है। कैसा था ये, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। ओके, और दूसरी बात करें, इसका मास जो है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के पास भी मास था, तो प्रोटॉन के पास भी कोई ऑब्वियसली कोई मास रहेगा। इसका मास था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम इसका मास था। ओके, जो द्रव्यमान है, जो मास है किसका, प्रोटॉन का जो मास है वो था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टीज कैसी रही होंगी प्रोटॉन की, ये पॉजिटिवली चार्ज वाली रेस से मिलकर बना है, मतलब उसमें पार्टिकल्स पाए गए जिसको प्रोटॉन कहा गया।
तो एनोड रेस, कैनाल रेस भी कहा जाता है इन्हें क्या कहा जाता है, एनोड रेस भी कहते हैं या कैनाल रेस भी कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम इस बात का कि इसको एनोड रेस भी कहते हैं, कैनाल रेस भी कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये, और कहां पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीजों का हम ध्यान रखना। इस तरीके से प्रोटॉन की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। एक अगला जो मेन पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन। वो क्या है, न्यूट्रॉन। ओके, सो न्यूट्रॉन की खोज कैसे की गई होगी, वो एक डिफरेंट तरीके से खोजा गया। ये न्यूट्रॉन बहुत दिनों के बाद खोजा गया, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खोज लिए गए उसके बाद में एक बहुत ज्यादा टाइम जो पीरियड था वो खाली पड़ा रहा, उस दौरान कोई खोज नहीं हुई और न्यूट्रॉन को बहुत बाद में खोजा गया। ओके, सो देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। तब तक के मैं ये इरेज कर देता हूं। ओके, ओके, सो हमारा अगला पार्टिकल है न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन नाभिक का एक मुख्य घटक है, प्रोटॉन के साथ पाया जाता है और इसकी जो खोज की गई थी 1932 में चैडविक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूट्रॉन नाम का पार्टिकल को ढूंढा, खोजा। ओके, तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उनका जो एक्सपेरिमेंट रहा था, उन्होंने बेरिलियम नाम का जो एलिमेंट है ना, कौन, बेरिलियम। ठीक है, यहाँ पे अपन नोट डाउन करते हैं, थीन फॉइल। जैसा कि आपने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, एटॉमिक मॉडल में देखा था कि एक सोने की थीन फॉइल, बहुत ही पतली जो पन्नी थी, उसका उपयोग किया गया। ठीक है, पत्नी का नहीं, पतली पन्नी का। ओके, तो बहुत ही पतली पन्नी जो थी बेरिलियम की, ओके, उसके ऊपर अल्फा कणों की बमबारी कराई गई। ओके, ओके, अल्फा कणों की बमबारी। सो bombarding of alpha particle on very thin foil of beryllium, okay, was done, and okay, जब इसके ऊपर बमबारी कराई गई ना, so and then कार्बन, जो कार्बन होता है ना, वो मिल गया। ठीक है, कार्बन 12 6 was occurred। ठीक है, तो बेरिलियम की बहुत पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी कराई गई, जिससे कार्बन प्राप्त हुआ और एक कण प्राप्त हुआ, occurred, and न्यूट्रॉन was discovered। ओके, और न्यूट्रॉन की खोज हुई, न्यूट्रॉन की। ओके, इसको थोड़ा सा और भी करेक्शन कर सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं, और न्यूट्रॉन की खोज हुई। ठीक है, यहाँ एक करेक्शन करना था, बट ओके, इट्स ओके, चलेगा ये। ओके, सो आगे देखते हैं कि इस तरीके से क्या किया गया। हमारे पास एक बेरिलियम नाम की मेटल है, जिसका बहुत ही पतला
जो बहुत ही पतली पन्नी है उसका उपयोग किया गया। बेरिलियम का एटॉमिक मास होता है 9 एंड एटॉमिक नंबर होता है 4। ओके, सब इसके ऊपर जब अल्फा जो पार्टिकल होते हैं, एक्चुअली अल्फा पार्टिकल होते क्या है ये समझ लीजिए पहले। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो हीलियम के जैसे पार्टिकल होते हैं। किसके जैसे पार्टिकल होते हैं? हीलियम। जो हीलियम होता है ना, हीलियम 4 और 2, ये अगर आप इसको देखेंगे तो हीलियम 4 और हीलियम 2 जो होता है, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4 और एटॉमिक नंबर 2 है, तो हीलियम के जैसे पार्टिकल हैं ये। ओके, सो जब इनके ऊपर बेरिलियम के ऊपर इनकी बौछार कराई गई, बमबारी कराई गई, बम्बार्डिंग कराई गई, सो उस दौरान क्या मिला? कार्बन 6। ठीक है, क्या मिला? कार्बन 6। ठीक है, कार्बन 6 एंड इसके साथ एक उत्पाद और मिला, उसी को हम क्या नाम से जानते हैं? न्यूट्रॉन नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? न्यूट्रॉन। ठीक है, इसका एटॉमिक में जो है इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यह न्यूट्रॉन। ठीक है, ये न्यूट्रॉन एक सब उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल था। कैसा था? न्यूट्रल। न्यूट्रल न्यूट्रल था। ठीक है, उदासीन था। कैसा था? ना तो धन पॉजिटिव चार्ज था उसके ऊपर, ना तो नेगेटिव चार्ज था, ना तो धनावेश ना तो ऋणावेश था। ओके, और इसको क्या कहा गया फिर? न्यूट्रॉन कहा गया। क्या नाम दिया गया इसका? न्यूट्रॉन। ओके, और इसका जो मास था, बहुत ही इंटरेस्टिंगली जो देखा गया, इसका जो मास था वो लगभग प्रोटॉन के मास के जैसा ही था। ओके, कैसा था? प्रोटॉन के मास के जैसा। ओके, 1.672 कितना था? 1.672 इंटू 10⁷। आपने प्रोटॉन का मास कितना देखा था? कितना देखा था? -27। ओके, -27 किलोग्राम। ओके, तो इसका जो मास है देखो, आप उसको देखेंगे तो प्रोटॉन के जैसा रहेगा। और ये कैसा था? न्यूट्रल था। कैसा था? न्यूट्रल था। प्रॉपर्टीज की कैसी थी? न्यूट्रल थी। तो इस तरीके से आपने देखा कि 3 पार्टिकल हमने देखे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, तीनों की खोज बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सपेरिमेंटल जो प्रोसेस थी उसके थ्रू करी गई। और आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो थे वो कैथोड रेस के रूप में प्राप्त हुए, प्रोटॉन जो थे वो एनोड रेस के रूप में मिले, और जो न्यूट्रॉन था वो बाद में खोजा गया, जो कि बेरिलियम से अल्फा कणों की बमबारिंग के द्वारा मिला। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश, कोई चार्ज नहीं था। सो इस तरीके से इस वीडियो में हमने बहुत ही अच्छे से समझा है, समझाने की कोशिश मैंने किया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरीके से खोजे गए। सो आप लोग बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। ओके, और जब भी आप वीडियो देखते हैं तो एक बार फिर से मैं बोलूं कि नोट्स जरूर बनाएं, इन नोट्स का बाद में रिवीजन करें, और इस तरीके से हम आगे धीरे धीरे करके अच्छे अच्छे टॉपिक्स, जो सारे टॉपिक्स केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर, हमने जैसे कि अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके जो यूनिट है वो लिया हुआ है, तो कोशिश रहेगी कि ये यूनिट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और आगे बढ़ें। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें, इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से पढ़ें और आगे की तैयारी भी अच्छे से करते रहें। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पढ़ाई करते रहें। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।